प्रियोस्ट का नियम। कल हमने देखा था किरचॉफ के नियम को। किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या था आपका? किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ के नियम में क्या बताया गया ऊष्मा के अवशोषण और उत्सर्जन के बारे में? आपका किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या था कि किसी अवशोषण उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो अनुपात है प्रत्येक वस्तु के लिए एक समान होता है। अर्थात क्या है आपका कि यदि कोई वस्तु अच्छा उत्सर्जक है तो अच्छा अवशोषक भी होगा। तो कुछ एग्जाम्पल हमने इससे रिलेटेड देखे थे, जैसे कि आपका फ्राउनहोफर रेखाएं मिलती हैं इसी के कारण, और जैसे कोई किसी वस्तु के लिए हम धूप में रख देते हैं बहुत देर तक और उसको अंधेरे में लाते हैं तो वो फिर चमकता है ना। तो 2-3 एग्जाम्पल हमने देखा था। आगे है आपका प्रियोस्ट का नियम। दूसरा आपका क्या है? प्रियोस्ट का नियम। तो प्रियोस्ट नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ऊष्मा विकिरण, जो वस्तुओं में ऊष्मा विकिरण का आदान प्रदान है उससे रिलेटेड एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं? प्रियोस्ट का नियम कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु ऊष्मा का क्या करती है? उत्सर्जन करती है और अवशोषण भी करती है। प्रत्येक वस्तु में एक गुण होता है कि उत्सर्जन भी करता है और अवशोषण भी करता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है तो साथ साथ क्या करेगा वो? अन्य जो वस्तु से या अन्य वस्तुओं से जो उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण है उसका क्या कर रहा है? अवशोषण भी करता है। मतलब ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो बना हुआ है, ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो रहा है और ऊष्मा का अवशोषण भी हो रहा है ना। अब इसमें ताप के किस प्रकार निर्भर करता है वो देखते हैं। जैसे ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण हो रहा है उसमें अंतर कितना है? अवशोषण और उत्सर्जन, इसमें अंतर कितना है? ये ताप के घटने या बढ़ने की मात्रा को बताता है। ठीक है, जैसे कि कुछ गुण है इससे रिलेटेड। यदि आपका प्रियोस्ट ने बताया कि यदि कोई वस्तु है वो ऊष्मा क्या कर रही है? अवशोषण कर रही है, ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण कर रही है। यदि अवशोषण की मात्रा जो उससे उत्सर्जित होने विकिरण है उसकी मात्रा से क्या हो? कम हो, मतलब अवशोषण की मात्रा क्या है? कम है और उत्सर्जन की मात्रा अधिक है, तो उस समय क्या होगा? उस वस्तु का ताप घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि अवशोषण तो कम है ना, उत्सर्जन अधिक हो रहा है, बाहर ज्यादा निकल रहा है ऊष्मीय विकिरण और अपने अंदर समाहित कम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ताप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अवशोषण की मात्रा अधिक हो, अवशोषित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा क्या हो? अधिक हो, और उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा क्या हो? कम हो। तो कम उत्सर्जन कम हो रहा है और अवशोषण क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। इस स्थिति में ताप घटेगा कि बढ़ेगा? वस्तु का बढ़ जाएगा। ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि दोनों का संतुलन बना हुआ है, मतलब जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। इस स्थिति में ताप घटेगा कि बढ़ेगा कि क्या होगा? संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। एक तो ताप घट सकता है, दूसरा ताप बढ़ सकता है, और तीसरा कंडीशन क्या कहता है? आपका संतुलन में रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम ठंड के दिनों में आग के पास अच्छा लगता है बैठना, है ना, तो उस समय कौन सी कंडीशन लागू होती है? जो 3 कंडीशन बताए गए हैं उसमें से प्रियोस्ट द्वारा जो 3 कंडीशन बताए गए, कौन सा लागू होगा? हमें क्या का अनुभव होता है? गर्माहट का अनुभव होता है। मतलब क्या है? हमारे द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा है उसकी मात्रा क्या है? अवशोषित ऊष्मा से कम है, मतलब अवशोषण अधिक हो रहा है, हम उसका गर्मी जो ऊष्मा निकल रही है उसका ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? अवशोषण कर रहे हैं। तो हमको किसका अनुभव होता है? गर्माहट। तो हमारा ताप क्या होता है? बढ़ जाएगा, है ना। उसी प्रकार यदि बर्फ के सामने खड़े हो जाए,
है ना, बर्फ की सिल्ली बड़ी सी है, उसके सामने एकदम पास में जाके खड़े हो जाए तो हमको क्या का अनुभव होता है, ठंडकता का अनुभव। उस समय क्या होता है, उत्सर्जन की मात्रा क्या होती है, उत्सर्जन की मात्रा अधिक होती है कम, अधिक होती है ना। इसके कारण हमको क्या है, ठंड का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रियोस्ट का नियम, जो किसके लिए बनाया गया था, ऊष्मा के आदान प्रदान को बताने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये है प्रियोस्ट का नियम। अगला है आपका प्लांक का विकिरण नियम। दूसरा है आपका प्लांक का विकिरण नियम। अब प्लांक का विकिरण नियम क्या कहता है, ये जो सारे नियम बताए जा रहे हैं वो ऊष्मीय विकिरण के लिए हैं, है ना। तो प्लांक का जो ऊष्मीय विकिरण का नियम है, विकिरण का नियम है, वो क्या कहता है, प्लांक का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। क्या है उसके अनुसार, जैसे अभी तक ये बताया जा रहा था, जैसे कोई पदार्थ, कोई वस्तु है, उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना। तो जो उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण है या अपन उसकी तरंग दैर्ध्य है, उससे हम ग्राफ प्लॉट करें ताप के साथ, तो अभी तक क्या बोला जाता था, कंटिन्यूअस ग्राफ प्राप्त होता है, ये बताया गया है ना, सतत बोल, है ना। लेकिन प्लांक ने ये बताया कि ऐसा नहीं है। जो सबसे मेन प्लांक ने ही बताया, आगे डिफाइन किया कि ऊष्मीय विकिरण जो उत्सर्जन है वो सतत नहीं होता, वो क्या होता है, और जैसे ऊष्मीय विकिरण हमारे पास आ रही है या उत्सर्जित हो रही है, वो एक निश्चित ऊर्जा के बंडलों के रूप में उत्सर्जित होती है ना। और इस निश्चित जो ऊर्जा के बंडल हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो बंडल बताया गया वो क्या कहलाता है, फोटान कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, फोटान कहलाता है। तो इस प्रकार उन्होंने सिद्धांत दिया कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन है या उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो निश्चित ऊर्जा के बंडलों के रूप में पहुंचती है, और इस बंडलों को क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है। क्या होती है, h न्यू होती है, जहां पर h आपका प्लांक कांस्टेंट है और न्यू आपका क्या है, आवृत्ति है, प्रकाश की क्या है, आवृत्ति है। तो आपका यदि n फोटान उत्सर्जित हो रहे हैं तो ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, E = NH न्यू। ये है आपका प्लांक के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का सूत्र, E = NH न्यू। और प्रत्येक फोटान में ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। तो यहाँ पर आपका ये किसने बताया, आपका प्लांक नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसी के आधार पर बहुत सारे आगे में करेक्शन हुए, जो गलतियां हुई पहले वैज्ञानिकों के द्वारा, वो आगे क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार से फिर करेक्ट हुए। तो अब जो ऊर्जा का वितरण होगा किस रूप में होगा, जैसे मान लीजिए 0 है पहले, है ना, फिर h न्यू, फिर 2h न्यू, फिर 3h न्यू, इस प्रकार से होगा ऊर्जा का वितरण, हाफ नहीं होगा, है ना। जैसे पहले जो कंटिन्यूअस बता रहा था उसमें हाफ भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने बताया क्या, निश्चित पैकेट के रूप में है, जिसमें एक पैकेट की जो ऊर्जा है वो क्या है, h न्यू है। तो आगे क्या होगा, उसी का h न्यू 2, 3 इस प्रकार से होगा, हाफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक का तो क्या है, h न्यू है, तो उसका हाफ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से असतत हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये था आपका प्लांक का नियम। आगे है इसी के आधार पर
अगला नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। अगला आपका मेन है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम न्यूटन ने दिया था और उन्होंने वस्तु से जो उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मीय विकिरण है, मतलब समय के साथ जो ताप में कमी हो रही है, उसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है? न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार जो किसी भी वस्तु की शीतलन की दर उस वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। कंडीशन ये है कि जो वातावरण का ताप और वस्तु के ताप में ज्यादा अंतर ना हो। तो आपका न्यूटन का शीतलन नियम क्या हुआ? न्यूटन का शीतलन नियम क्या हुआ? न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी भी वस्तु की शीतलन की दर मतलब ठंडा होने की दर किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उस वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का शीतलन नियम है। तो इसके अनुसार से आपका कंडीशन क्या है? तापांतर अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब लगभग 30 जो वातावरण ताप है और वस्तु के ताप में कितना 30 सेंटीग्रेड तक का आपका अंतर हो सकता है। दूसरा आपका जो ऊष्मीय विकिरण का जो क्षय है वो केवल किस रूप में हो? विकिरण के माध्यम से हो, चालन या संवहन के माध्यम से ना हो। तो ये कुछ कंडीशन है न्यूटन के शीतलन नियम। इसको अब सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। माना कि वस्तु का प्रारंभिक ताप θ1 अंतिम ताप θ2 तथा वातावरण का ताप थीटा है। वस्तु का प्रारंभिक ताप कितना है? θ1, बाद में कितना हो गया आपका θ2 और वातावरण का ताप आपने कितना नोट किया है? थीटा। अतः शीतलन की दर कितना हो जाएगा? प्रारंभिक ताप कितना था? θ1 और आपका अंतिम ताप कितना है? θ2। तो अंतर कितना हुआ? θ1 माइनस θ2 अपान टी। टी यहाँ क्या है आपका? समय। θ1 माइनस θ2 अपान टी। वस्तु का मध्यमान ताप, वस्तु का मध्यमान ताप कितना होगा? दो ही वैल्यूज हैं आपके पास, θ1 और θ2। तो माध्य कैसे निकालते हैं?
मध्यमान ताप निकालना है ना, तो मतलब क्या है आपका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालोगे, जितनी वैल्यू रहेगी उसका योग और जितने बार है उससे आप डिवाइड करोगे। तो आपके पास कितनी वैल्यू है, θ1 और θ2 है ना, 2 ही वैल्यू है, तो किसे डिवाइड करोगे, 2 से। तो आपका θ1 प्लस θ2 अपान 2, तो ये आपका क्या हो गया, मध्यमान ताप। वातावरण का ताप आपने क्या लिया है, थीटा। तो शीतलन के नियम से आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका, शीतलन के दर, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार क्या है, शीतलन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होता है, मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती। तो शीतलन की दर कितना निकाले, θ1 माइनस θ2 अपान t, एक किसके अनुक्रमानुपाती होगा, मध्यमान ताप। मध्यमान ताप कितना है, θ1 प्लस θ2 अपान 2 और माइनस थीटा, वातावरण का ताप, इन दोनों का अंतर के अनुक्रमानुपाती है। यही क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम है। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा k इक्वल टू k, θ1 प्लस θ2 अपान 2 माइनस थीटा, जहाँ के आपका एक नियतांक है। तो ये है न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र। यही क्या है, न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र, जिसमें क्या है आपका, शीतलन की दर θ1 माइनस θ2 अपान t इक्वल टू k, θ1 प्लस θ2 अपान 2 माइनस थीटा। ये हो गया आपका न्यूटन का शीतलन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे आपके में दिया है क्वेश्चन, एक पिंड जिसका प्रारंभिक ताप 80 अंश सेंटीग्रेड है 5 मिनट में 64 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा होता है। तत्पश्चात अगले 5 सेकंड में 52 अंश तक ठंडा होता है। वातावरण का ताप ज्ञात करना है। क्या निकालना है आपको, वातावरण का ताप निकालना है। तो क्या क्या दिया है आपका, कैसे हल करोगे, क्वेश्चन क्या है आपका, एक पिंड है आपका, पिंड है जिसका प्रारंभिक ताप कितना है आपका 80 अंश सेंटीग्रेड, बाद में कितना हो गया 5 मिनट बाद 64 अंश सेंटीग्रेड है ना, और लास्ट में कितना हो गया आपका 52 अंश सेंटीग्रेड। इस प्रकार शीतलन हो रहा है, मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, ठंडा होता जा रहा है। आपको वातावरण का ताप नहीं दिया है, तो आपको क्या निकालना है, वातावरण का ताप निकालना है। तो न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र लगा देंगे। तो इसके अनुसार आपका पहले लिख लीजिए आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, θ1 80 अंश सेंटीग्रेड पहली स्थिति है ना, ये क्या कौन सी स्थिति होगी, पहली स्थिति, क्योंकि हम 2 ही वैल्यू लेंगे θ1 और θ2। तो पहली स्थिति में θ1 कितना है 80 अंश सेंटीग्रेड और θ2 कितना है आपका 64 अंश सेंटीग्रेड। 2 वैल्यू है। समय कितना है आपका, कितना मिनट लगा ठंडा होने में, 80 से 64 होने में 5 मिनट लगा। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, न्यूटन के शीतलन नियम से क्या है सूत्र आपका,
θ1 माइनस θ2 अपान t इक्वल टू k θ1 प्लस θ2 अपान 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू दी गई है, θ1 और θ2, और t की वैल्यू दी। तो सभी वैल्यू इस समीकरण में रख दें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर θ1 80, θ2 कितना है 64, समय कितना 5। यहाँ पर θ1 80, θ2 64 बटा 2 ऋण थीटा। आगे आपका इसको और सॉल्व करो, कितना आता है, कितना आएगा, हल करो इसको आगे। तो 80 में 64 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 16 बराबर यहाँ पर कितना है के। यहाँ पर इसको हल करोगे तो आपका कितना मान आएगा, कितना आएगा 72। इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से फिर भाग दोगे तो आपका कितना आ गया 72 ऋण थीटा। ये तो पहला समीकरण निकल गया आपका। अब आपको दूसरी स्थिति क्या दी गई है, बाद में कितना हो जाता है लास्ट टेम्परेचर 52 सेंटीग्रेड। तो कहाँ से कहाँ हुआ, 64 से 52 हुआ। तो θ1 क्या होगा अब 64 और θ2 कौन सा होगा आपका 52। तो फिर से दूसरी स्थिति में आपका θ1 है 64 और θ2 52। अब पुनः न्यूटन के शीतल नियम का सूत्र लगाते हैं। सूत्र से आपका θ1 माइनस θ2, तो 64 माइनस 52, 64 ऋण 52 बटा टी। कितना 5 ही मिनट लगा अभी भी, तो 5 मिनट बराबर के यहाँ पर 64 धन 52 बटा 2 ऋण थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से हल करोगे तो इसका मान कितना आएगा 12। यहाँ पर आपका मान कितना आएगा, तो जोड़ के 2 से भाग दोगे तो 58 ऋण थीटा। ये समीकरण आपका कौन सा हो गया, समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 इन दोनों को देखें तो समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर हमको k को हटाना है, फिर थीटा का मान निकलेगा। तो समीकरण 2 को समीकरण 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा यहाँ पर 16 बटे कितना आ जाएगा 12
और इसके नीचे क्या आ जाएगा, के 58 ऋण थीटा। ये आया। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 से भाग चला जाएगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 4/3। यहाँ के से के कट जाएगा तो आपका आएगा 72 ऋण थीटा बटे 58 ऋण थीटा। तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इससे और इसका इससे, तो आपका 4 ब्रैकेट में 58 ऋण थीटा बराबर 3 72 ऋण थीटा। इसको यदि हल करते हैं, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इन दोनों को हल करेंगे तो ऋण 4 थीटा, ब्रैकेट खोल देते हैं, थीटा। कितना हुआ यहाँ पर, दोनों 58 गुणी 4 करोगे तो 332, 4 थीटा बराबर इधर 3 दूनी 6, 216 ऋण 3 थीटा। यहाँ पर 4 थीटा ऋण थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसको एक साइड करेंगे, बाकी को दूसरे साइड। इक्वल टू 232 ऋण 16। तो आपका इसको हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा थीटा इक्वल टू 16 सेंटीग्रेड। ये आपका उत्तर है। तो ये आपका थीटा का मान कितना आ गया, 16 सेंटीग्रेड। थीटा क्या था आपका, वातावरण का ताप। तो इस तरह निकालने हम, तो इस प्रकार न्यूटन के शीतलन नियम से हल कर सकते हैं। अगला है स्टीफन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम की व्युत्पत्ति। स्टीफन के नियम से शीतलन के नियम की व्युत्पत्ति। आपको क्या निकालना है, स्टीफन के नियम से न्यूटन का शीतलन नियम निकालना है। तो मान लीजिए, माना कि कृष्ण पिंड का ताप, कृष्ण पिंड का ताप T है
तथा वातावरण का ताप T0 है। तो तापांतर कितना हुआ? पृष्ठपिंड का ताप कितना है? T है, और आपका वातावरण का ताप कितना है? T0। तो तापांतर कितना हो गया आपका? T माइनस T0। मान लीजिए तापांतर T है तो T इक्वल टू T माइनस T0। ये हो गया आपका तापांतर। तो स्टीफन के नियम से, स्टीफन का नियम क्या था आपका स्टीफन का नियम क्या था? स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन हमने देखा था पहले। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन के अनुसार से क्या आया था? इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ये था आपका। तो उससे हमको क्या निकालना है? उसी समीकरण से न्यूटन का शीतलन नियम निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका स्टीफन का नियम है E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये आपका किसका नियम है? स्टीफन का नियम। अब इसमें E इक्वल टू सिग्मा T के जगह हम रख देते हैं। यदि T की वैल्यू यहाँ से निकालें तो कितना आएगा? स्मॉल t प्लस T0 ये आएगा। तो हम यहाँ पर इस समीकरण में T के जगह क्या रख देते हैं? T प्लस T0, या T0 प्लस T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। अब यहाँ T0 के पावर 4 है, उसको कॉमन निकालें। इसमें भी है आपका और इसमें भी है। तो क्या आएगा आपका? सिग्मा T0 की पावर 4 बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से। अंदर क्या बचेगा? यहाँ T0 तो निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस यहाँ पर स्मॉल t में T0 नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो T अपॉन T0 की पावर 4 माइनस यहाँ से तो बाहर निकल गया T0 की पावर 4, तो क्या बचेगा? यहाँ 1। अब इसमें इक्वल टू इतना आया, E इक्वल टू सिग्मा T0 की पावर 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं T आपकी स्मॉल वैल्यू, अंतर है ये। T0 बड़ी वैल्यू है। हम बड़ी वैल्यू को क्या कर रहे हैं? छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी वो बहुत कम होगी, है ना। तो यहाँ इसका मान बहुत कम है, इसलिए यहाँ हम कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं? द्विपद प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 1 प्लस, जो द्विपद प्रमेय के अनुसार यदि इसकी वैल्यू कम है तो उस समय ये जो घात है वो सामने आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 प्लस 4t अपॉन T0 माइनस 1। यहाँ साइड में सूत्र लिख सकते हैं। द्विपद प्रमेय से क्या होता है? 1 प्लस x की घात n किसके लगभग बराबर हो जाती है? 1 प्लस nx की, ये सूत्र है। यदि x की वैल्यू क्या हो? बहुत ही कम हो, तो उस समय हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपका यहाँ हो गया। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, दोनों कैंसिल हो गया। बचा कौन सा टर्म? केवल 4t अपॉन T0, 4t अपॉन
T0 यहाँ की पावर 4 है, यहाँ T0 है, तो एक कट जाएगा यहाँ से, तो आपका क्या बचेगा E इक्वल टू सिग्मा T0 की पावर 3 4T, या 4 को सामने लिख देते हैं, E इक्वल टू आपका 4 सिग्मा T0 की पावर 3T। इस समीकरण में देखते हैं 4 सिग्मा और T0 ये सभी कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। बचा क्या वेरी कौन हो रहा है आपका, केवल T, स्मॉल t, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये अनुक्रमानुपाती के रूप में आ सकता है, तो E अनुक्रमानुपाती क्या हो गया T, ये अनुक्रमानुपाती क्या हो गया T। तो E अनुक्रमानुपाती T होने का मतलब क्या है, ये अनुक्रमानुपाती T है। T क्या को बता रहा है, तापांतर को बता रहा है। किसके किसके बीच का तापांतर, वस्तु और वातावरण के बीच के तापांतर के अनुक्रमानुपाती हो गया ये ऊर्जा है। ऊर्जा क्षय हुआ कि नहीं, समय के साथ क्या होगा, ऊर्जा में क्षति होगी, मतलब शीतलन होगा। तो यही क्या है, शीतलन की जो दर है वो किसके अनुक्रमानुपाती आ गया, आपके तापांतर के अनुक्रमानुपाती आ गया। और यही क्या था आपका, यही क्या था, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम यही कहता है ऊर्जा क्षय की दर या शीतलन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमने इसमें ला दिया, ऊर्जा क्षय की दर अनुक्रमानुपाती तापांतर। तो ये आ गया आपका, यही न्यूटन का शीतलन नियम है, यही न्यूटन का शीतलन नियम है, नियम है। तो हमने स्टीफन के नियम से क्या ला दिया, न्यूटन का शीतलन नियम। तो ये आपका आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार हमने अभी देखा न्यूटन का शीतलन नियम देखा, उसके फार्मूले के द्वारा हमने एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा, है ना। तो इस प्रकार अन्य एग्जाम्पल लेके भी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।